नमस्ते। समाज, राजनीति इन सब का बड़ा गहरा रिश्ता होता है। राजनीति अपने उसूलों पर चलती है, सिद्धांतों को सामने रखती है और भीतर से कई तरह की रणनीति बना करके काम करती है। आज आज़ादी के अमृत काल में 75 साल पूरे होने के बाद अब इस देश में चुनाव आने वाला है। यूं तो हर चुनाव को लेकर के ये कहा जाता है कि इस बार का चुनाव बाकी से अलग होगा, बहुत अनूठा होगा, बहुत कुछ तय करने वाला होगा, किस्मत बदल देने वाला होगा, देश की दशा और दिशा को कैसे आगे बढ़ेगी वो चीजें, इसका एक नया खाका खींचने वाला होगा। मगर फिर भी हर चुनाव से ये चुनाव अलग है। इसके पहले के किसी चुनाव में शायद ये खतरा इस देश के सामने नहीं होगा कि संविधान बदला जाएगा या पुराना वाला ही रहेगा। इस चुनाव के पहले शायद कभी ये खतरा नहीं रहा होगा कि ये एक सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट बना रहेगा या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इस चुनाव के पहले शायद ये खतरा नहीं रहा होगा कि फिर सवाल पूछने वाली मीडिया बचेगी या सब जेल के भीतर होंगे। इस चुनाव के बाद शायद ये तय होने वाला है कि जिन कानूनों पर छात्रों और जिन जिन कानूनों पर आतंकवादियों को जेल में होना था, उन पर छात्र और शोधार्थी जेल में, प्रोफेसर जेल में। इसलिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इस चुनाव के महत्वपूर्ण होने के साथ उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो इस पूरे महत्वपूर्ण चुनाव को बहुत हद तक तय करने वाला है। आज की तारीख में एक बात गौर करके देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रचंड बहुमत से 2 बार सरकार बना चुकी थी, उस भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा स्टेट सबसे मजबूती से टिका हुआ है? नॉर्थ ईस्ट इतनी कम संख्या है कि उसका कोई बहुत असर नहीं हो पाता बड़ी मेजॉरिटी के सामने। दक्षिण भारत, कर्नाटक था, वो भी चला गया और आज की तारीख में दक्षिण भारत का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां बीजेपी मजबूत हो। सीटें कम होंगी, वो हारेंगे, ये निश्चित रूप से तय हो चुका है। मध्य भारत, जहां पर अब 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 4 राज्य बहुत अहम हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम है, तो उसका बहुत असर तो उतना नहीं पड़ेगा। लेकिन तेलंगाना में आज की तारीख में ये साफ है कि बीआरएस जीतेगी। कांग्रेस और बीआरएस में लड़ाई है। दोनों आपस में लड़ करके जीतने में पहले दूसरे नंबर पर होंगे, जिसमें आज भी बीआरएस भारी है। बीजेपी तो तीसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी उस तेवर के साथ नहीं जा पा रहे क्योंकि वहां भूपेश बघेल ने कांग्रेस को इस कदर मजबूत कर दिया है कि फिलहाल वहां लड़ाई में कहीं भी बीजेपी नजर नहीं आ रही। राजस्थान हाथ से निकल रहा है, कोशिश की जा रही है बचाने की, मगर अशोक गहलोत और अपने इंटरनल क्लैश के चलते बीजेपी वहां पर अभी भी दूसरे नंबर। मध्य प्रदेश सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। 7-7 सांसद, 3-3 कैबिनेट मिनिस्टर को वहां भेजा जा चुका है कि जाओ सांसद महोदय, कैबिनेट मंत्री महोदय, जाके चुनाव लड़ो। वहां गए ये सारे महासचिव, बड़े नेता, वहां जाके दिल का गुबार निकल गया। हम तो भाई हेलीकॉप्टर में घूम घूम के रैली करना सोच रहे थे। हम तो इतने बड़े नेता, हम तो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे और हमको तो चुनाव लड़ा दिया। हमारा बिल्कुल मन नहीं है। ये हालत है बीजेपी की। वो नेता अब तो रैलियों में ये कहता पाया जा रहा है, कैलाश विजयवर्गीय, कि जहां कांग्रेस को हराओगे हमसे पैसा लो, खुलेआम। मध्य प्रदेश का चुनाव इस स्तर पर आ गया। 3-3, 4-4 बड़े नेताओं को 4-4 अलग क्षेत्र के, अलग जातियों, अलग तबकों में उतार दिया गया, ये कह के कि अगली बार यही मुख्यमंत्री बनेंगे। यही प्रयोग उत्तर प्रदेश में किया गया था। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य को उतार दिया गया, ओबीसी उधर चले जाओ, अति पिछड़े। एक तरफ जो है मनोज सिन्हा को कहा गया, उधर से भूमिहार और प्रकाश चले जाओ। ब्राह्मण इधर से चले जाओ, दिनेश शर्मा को बनाएंगे। इधर से पश्चिमी यूपी में बघेल जी को, एसपी बघेल को खड़ा कर दिया, चलो भाई पिछड़ो एकजुट हो जाओ। सबको एकजुट करके उधर गोरखपुर की तरफ राजपूतों को एकजुट करने के लिए योगी आदित्यनाथ, और वो कामयाब रहा बीजेपी का ये समीकरण। बीजेपी इसी समीकरण से मध्य प्रदेश जीतना चाह रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में हालत पस्त है। मध्य प्रदेश में सरकार बदल सकती है और कांग्रेस इन 4 के चारों राज्यों में हार सकती है, फिलहाल ये दिख रहा है। मगर उत्तर प्रदेश को लेकर रणनीति क्या होगी?
उत्तर प्रदेश में क्या समीकरण बन रहा है। सबसे बड़ी चिंता इसलिए उत्तर प्रदेश की है कि अगर गुजरात और उत्तर प्रदेश इन 2 राज्यों पर गौर करें, तो आज की तारीख में बीजेपी इन्हीं 2 राज्यों पे मजबूत है। बिहार हाथ से जा चुका है, बुरी तरह। पश्चिम बंगाल हाथ से जा रहा है, 18 में से 8 भी आ जाएँ तो बड़ी बात होगी। झारखंड में हाथ से चला गया है, सीटें कम होंगी। पंजाब में सीटें कम होंगी क्योंकि आप सत्ता से बाहर हो चुके हैं। इधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, आपको नुकसान होगा। हरियाणा में नुकसान होता दिख रहा है, लंबे समय से सरकार है, सीटें घटेंगी। तो 1-2 राज्य यही हैं, गुजरात और उत्तर प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में मजबूती से खड़ी है और वो वहीं अपनी रणनीति को केंद्रित कर रही है। बाकी जगहों पर समीकरण साध रही है, कहीं ईडी भेज रही है, कहीं संजय सिंह को गिरफ्तार कर रही है, कहीं पत्रकारों पर छापे मार रही है, उर्मिलेश के घर चली गई, अभिसार के घर चली गई, 30-35 जगहों पर एक साथ छापे मार दिया न्यूज़ लॉन्ड्री के पत्रकारों पर और ये सब दिखा रहा है कि राजा डर रहा है, राजा हार रहा है, राजा बेचैन है। राजा कभी इसके पहले कायदे से हारा नहीं, राजा हार से डरता है। राजा को विपक्षी कुर्सी डराती है। राजा के चेहरे से अब दिख रहा है कि राजा हार रहा है, इसलिए राजा कुछ भी कर सकता है। और दूसरी तरफ उसके पुराने समाजवादी नेता नीतीश कुमार ने एक ऐसा तीर चलाया, जदयू का तीर, जो ऐसा निशाने पर लगा है कि राजा बोल भी नहीं पा रहा है। राजा दोनों बाएं फैलाकर कह तो रहा है कि गरीब की कोई जाति नहीं होती, लेकिन राजा भूल गया कि लोग उससे पूछेंगे जब गरीब की जाति नहीं थी तो चाय बेचने वाले भाषण से ही काम चला लेते, क्यों चीख चीख कर बोले दोनों बाहें फैलाकर, मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं। 14 में ओबीसी बोले और 19 तक आते आते बोले कि मैं तो अति पिछड़ा हूं। क्यों कैबिनेट मंत्रियों की जाति बताई, क्यों इन सबको सामने रखा? इसलिए क्योंकि राजा डर रहा है। राजा को अब समझ में आ रहा है कि सब कमजोर हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर के मेरा विश्लेषण ये है कि अभी भी गुजरात के बाद दूसरी जगह जहां राजा कंफर्टेबल महसूस कर रहा है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कंफर्ट महसूस करने का 2-3 वजह है। एक तो वहां अयोध्या, मथुरा, काशी है। सांप्रदायिक राजनीति की एक उर्वर जमीन के रूप में उन्होंने उसको बना लिया। मंडल आंदोलन की जमीन को कमंडल आंदोलन के सामने भारी कर दिया और आज कमंडल हावी है। इसमें अजय सिंह बिष्ट जैसे एक मुख्यमंत्री बने बैठे हैं जो हिंदुत्व के सबसे बड़े, वही लिबास, वही भाषा, वही तेवर, वही काम, वो हिंदुत्व के सबसे अच्छे अनुकूल व्यक्ति हैं। इस पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश बीजेपी के पक्ष में खड़ा है, मगर उत्तर प्रदेश में हलचल हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और बाकी उत्तर प्रदेश के पूरे इलाके में समाजवादी पार्टी, लोकदल, अपना दल कमेरावादी और ऐसे कई पार्टियों के गठबंधन के बीच से अब एक हिम्मत बनती दिख रही है। अगर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद इसके साथ खड़े हैं, और जो कि खड़े हैं क्योंकि कैराना विधानसभा उपचुनाव आपको याद होगा, जब जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद तीनों मिलकर के संयुक्त रैली करते हैं और उपचुनाव जो बीजेपी की सीट थी उसे जीत जाते हैं। और अभी घोसी में सब मिलकर के लड़ते हैं और बीजेपी वहां बुरी तरह से हारती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो एक दो ठोस रणनीति है कि आज भी कोशिश हो रही होगी अंदर खाने, कांग्रेस कोई गड़बड़ ना करे, क्योंकि कांग्रेस अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीतती है तो कांग्रेस में आज की तारीख में राहुल गांधी एक ऐसा नेता है ना, अगर उसके हाथ में सब कुछ रहे, मेरा विश्लेषण ये कहता है कि राहुल गांधी आज की तारीख में एक ऐसा नेता जिसके हाथ में अगर निर्णय लेने की क्षमता रहे तो 2024 का पूरा खेल राहुल गांधी बदल सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति अपने अतीत की गलती की माफी मांगने का दिल रखता है कि हाँ, 2010 में जब हम महिला आरक्षण विधेयक ले आए तो हमसे गलती हुई थी कि हम उसमें कोटा विदिन कोटा नहीं लाए थे, लेकिन अब ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिए बिना हम इसे लागू नहीं होने देंगे। हम मांग कर रहे हैं। वो राहुल गांधी जो जातिवार जनगणना को इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे, सदन में पूछ रहे कि 90 में से 3 कितने ओबीसी क्यों? और वहां एक अलायंस हुआ है सपा, आरएलडी और कांग्रेस का। इस अलायंस में अगर कांग्रेस की रणनीति कई बार ऐसी हो जाती है उसके तमाम सिपह सालार की, जैसे ही वो 3-4 स्टेट जीतेंगे उनको लगेगा कि अब तो हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, इसलिए यूपी में भी हमें 80 में से 20 सीटें दीजिए। तो अभी ये विवाद बचा हुआ है। इसको ये लोग कैसे साधते हैं इसका इम्तिहान होना बाकी है कि कैसे इस विवाद को इंडिया गठबंधन के लोग सुलझा पाते हैं।
इसके साथ साथ जमीन पर जो काम हो रहा है उसमें एक कसक रह गई है बसपा प्रमुख आदरणीय मायावती जी की, कि अगर आज भी मुझसे आप बार बार पूछेंगे, मैं बार बार ये बोलूंगा, जिस पायदान से उठकर, जिस सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के रास्ते चलकर, उत्तर प्रदेश जैसे सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रहकर, जो नीतियां बनाकर आदरणीय मायावती जी ने जो काम किया है, वो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। आज भी वो इतनी बड़े कद की नेता हैं कि वो अगर चुन लें कि हम तुम्हारे ईडी सीबीआई से नहीं डरेंगे, तुम्हें जेल में डालना है डाल दो। गए ना, जब लालू यादव जेल में गए, आज उनकी पार्टी सरकार में है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जेल में गए, लेकिन आज आम आदमी पार्टी मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस के नेता लड़े, मजबूती से खड़े। समाजवादी पार्टी के नेताओं को फर्जी मुकदमे, बुलडोजर, परेशान कार्यकर्ताओं को तमाम तरह से उलझन, वो लड़ रही है। बसपा प्रमुख को वो तेवर दिखाना होगा। और मैं दावे से कह रहा हूं, जिस दिन बहन जी ठान लें, उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति बदल कर रख देंगी। लेकिन इस शर्त के साथ नहीं कि मतलब आपकी शर्तें इतनी मजबूत हो जाएं कि फिर उस पर गठबंधन की गुंजाइश न बने। ये कुछ खेल राजनीति में उत्तर प्रदेश को लेकर के बचे हुए हैं। और मेरा ऐसा मानना है, मेरे मेरा मतलब हो सकता है मेरी ख्वाहिश ऐसी हो इसलिए ऐसी बात भीतर से निकलती है, या कुछ शायद इसकी गुंजाइश जो अतीत में हुई है उसके बेस पर, उसके आधार पर अभी भी मेरा विश्लेषण कहता है कि चुनाव करीब आते आते उत्तर प्रदेश में कुछ खेल बदलेगा। कांग्रेस कहीं ऐसा तो नहीं चाह रही कि इंडिया गठबंधन में सपा को किनारे करके कल को बाकी लोगों से गठबंधन हो जाए, कहीं बसपा दूसरी तरफ न चली जाए, कहीं सीटों के उलझन में खेल न बिगड़ जाए। अभी ये सब होना बाकी है। बाबा हम हैं नहीं कि कोई पर्चा बना दें और लिख दें कि जाओ अब ये होगा वो होगा। ये झूठ बोलना और पाखंड हमारा काम नहीं, हम तो इसके खिलाफ खड़े होते हैं। तो हम इसको इसके लिए इंतजार करेंगे कि आगे कौन सी दिशा में क्या कदम बदलेगा, तो वो राजनीति में किस दिशा में जाएगा, इसका विश्लेषण तब करेंगे। मगर आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी की भूमिका है, और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कमान राहुल गांधी के हाथ में रही या मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में रही, तो वो एक बड़ा दिल दिखाकर कांग्रेस एक ऐसा रास्ता निकालना चाहती है जिससे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराया जा सके। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, कमरावादी की पल्लवी पटेल और तमाम बड़े नेता जो बसपा छोड़ करके सपा में आ चुके, जो तमाम बड़े नेता आज जमीन पर काम कर रहे हैं, उनसे मुझे एक उम्मीद दिखती है। समाजवादी पार्टी ने अपना विचारधारा का एक स्पष्ट खाका खींच दिया है। अखिलेश यादव के सभी बयानों को गौर से सुनिए आप, और फिर उस बयान को कांग्रेस के बयान से पूरे देश की राजनीति से जोड़िएगा। सबका साथ सबका विकास संभव ही नहीं है अगर जाति जनगणना नहीं होगी। ये कौन बोल रहा है? समाजवादी पार्टी के मुखिया। पीडीए अगर नहीं होगा तो फिर सामाजिक न्याय नहीं होगा। ये कौन बोल रहा है? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। और कल्पना करिए, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक एकजुट हो गए, जिसका इशारा बिहार से निकला है, 63% ओबीसी, यानी बीसी और ईबीसी मिलाकर के 63% ओबीसी, 19% शेड्यूल कास्ट, ये सारे मिला लें और कुछ मुसलमान अपर कास्ट को भी उससे निकाल लें, तो यह आबादी 90% होती है बिहार में, जो मूलतः वैचारिक रूप से बीजेपी खिलाफ है। लेकिन बीजेपी कई छलावे, झूठ, दूसरे के खिलाफ भड़का करके इन सारी रणनीतियों से उनके बीच से बहुत सारा वोट ले गई है, और उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। और इसलिए मेरा विश्लेषण यह कहता है कि अगर समाजवादी पार्टी की मुहिम, जिसमें वो अंबेडकरवाद और समाजवाद को एक साथ ले जाकर के जो प्रशिक्षण शिविर कर रहे, उस प्रशिक्षण शिविर का केंद्रीय विषय सामाजिक न्याय रखा है, उस प्रशिक्षण शिविर का केंद्रीय विषय जातिवार जनगणना रखा है,
उस प्रशिक्षण शिविर का केंद्रीय विषय संविधान रखा है, तो इसका असर तो देश नीचे तक हो रहा है। अपने संगठनों में उन्होंने डाइवर्सिटी रखी है और जनता के मुद्दों को कनेक्ट करते हुए अखिलेश यादव रोज बाहर निकल करके जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। जयंत चौधरी अपने ब्लॉक में बहुत मजबूती से अपनी जमीन बना रहे हैं और जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक ताकत रखते हैं, बना चुके हैं। उधर अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल से लेकर के तमाम नेता और महान दल के केशव देव मौर्य का पिछले दिनों अगर आपने बयान सुना हो तो उससे वो भी लगता है कि वो उधर से वापस इंडिया गठबंधन की तरफ लौट रहे हैं और वहां से कोई एक नया समीकरण बन रहा है। और मैं फिर भी कहता हूं आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन में अभी उनको उस तरह से शामिल नहीं किया गया है जिस तरह शामिल कर लिया जाना चाहिए था। और चंद्रशेखर को साथ लेकर के उत्तर प्रदेश में एक बड़ी एका बनाने की और कदम बढ़ेगा। और इसके साथ जो लोक जागरण अभियान, सामाजिक न्याय का मुद्दा, जातिवार जनगणना का मुद्दा, ये जो केंद्र में आया है, ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बेचैन कर सकता है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी अगर 80 सीटों में से आधा भी हो गई, तो 24 में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली। और ये बात इंडिया गठबंधन कांग्रेस भी समझ रही, ये बात समाजवादी पार्टी भी समझ रही, ये बात राष्ट्रीय लोकदल भी समझ रहा, ये बात अपना दल कमेरावादी भी समझ रहा। और इसलिए उत्तर प्रदेश को लेकर के आने वाले वक्त में देखना होगा कि अब जैसे देवरिया कांड हुआ, एक यादव और एक ब्राह्मण, इन दोनों के बीच विवाद, जमीन का विवाद, लंबा विवाद, कानूनी दावपेच भी चल रही। एक यादव ब्राह्मण के घर गया, उसकी हत्या हो गई, उसके घर पर उसको मार दिया गया। उसके बाद इधर जब खबर पहुंची कि गला काट दिया गया, तो इधर से झुंड मतलब सारे लोग जाकर के उधर 4-5 लोगों को मार डालते हैं। दोनों हत्याएं बुरी हैं। इंसान होने पर आप ये नहीं देख सकते ना कि कोई मार रहा है तो कौन किस जाति का किस जाति को मार रहा है। अगर वो जातिगत हिंसा का रूप ना हो तो, क्योंकि इस देश में इस बात का इतिहास रहा है कि जाति देख करके नरसंहार हुए हैं और जाति देख करके लक्ष्मणपुर बाते हो या शंकर बिगहा हो या कई नरसंहार हैं जिसमें एक अगर कमजोर जाति के नरसंहार हुए तो बाकी सारे बरी कर दिए गए सबूतों के अभाव में। ये भी इस देश में हुआ है। लेकिन इस घटना के बाद पता ही चला कि भाजपा ब्राह्मण पक्ष के साथ तो खड़ी हो गई, यादव पक्ष के घर पे बुलडोजर चलने की तैयारी। इससे जनता में ये बात तो समझ में आ रही है कि आप सबका साथ सबका विकास तो नहीं करते, आप जाति देखते हो, आप घोर जातिवादी हो, आप हत्या को जाति देख करके देख रहे हो। और अगर विपक्षी दल इस तरह के सेंटीमेंट, जहां बुलडोजर चल रहा है, अगर मुसलमान घर चल रहा है वो खड़े हो गए, तो मुझे लग रहा है एक नया समीकरण उत्तर प्रदेश में बनता दिखेगा आपको। और बिहार से जो जातिवार जनगणना के आंकड़े ने माहौल बदला है, वो आपके उत्तर प्रदेश में जुड़ सकता है। और समाजवादी पार्टी की जो मुहिम चल रही है, पीडीए, जो सामाजिक न्याय और जातिवार जनगणना पर केंद्रित है। अखिलेश यादव भी कल एक कार्यक्रम में बोल रहे थे कि हजारों साल के पहले कोई मनु आ गया, उन्होंने जातियों में बांट दिया और जातियों में बांट करके लोगों को इतना बांट दिया गया कि कोई बहुत गरीब, कोई बहुत अमीर। अभी हजारों साल का शोषण नहीं चलेगा। इससे अखिलेश यादव अगर अति पिछड़े समुदाय का वोट आधा भी अपनी तरफ शिफ्ट कराने में कामयाब हो गए, ओम प्रकाश राजभर की काट में अगर रामअचल राजभर को जमीन पर और काम दे दिया, इंद्रजीत सरोज दूसरी तरफ काम कर रहे हैं, नरेश उत्तम पटेल काम कर रहे हैं, राम गोविंद चौधरी काम कर रहे हैं, राजपाल कश्यप काम कर रहे हैं, आजम खान अपने कदावर ढंग से अपना काम करते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का साथ मिला हुआ है और कांग्रेस के साथ आने से एक बड़ी एका बन रही है कि मुस्लिम वोट कहीं शिफ्ट नहीं होगा। इस सब के साथ उत्तर प्रदेश में अगर यह रणनीति कामयाब हो गई, तो मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे का कोई अगर अतिरिक्त लोभ लालच न पड़ करके एक मुश्त अगर कुछ होता है, तो भाजपा केवल गुजरात के भरोसे सत्ता तो नहीं पाएगी। आपका इस विश्लेषण पर क्या मानना है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी बहुत सारा खेल होना बाकी है, दावा कुछ नहीं, हम विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ और घटित होगा तो फिर उसको भी पढ़ेंगे, समझेंगे, बातचीत करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।